गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल हमने आपको चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव में न्यूमेरिकल की श्रृंखला में दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव या दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेशित कण द्वारा अर्जित ऊर्जा से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न करके दिखाए थे, आपको समझाए थे। उम्मीद है आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हों तो अपना उत्तर वीडियो को लाइक करके मेरे पास तक पहुंचाएं ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपकी सेवा में लगातार इसी प्रकार से लगा रहूं। चलिए आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर की आपके सामने हम रखते हैं। उम्मीद है हम आज का अपना न्यूमेरिकल सेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद फिर हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल से। आइए देखते हैं। देखिए आज का एक ये थोड़ा सा नया न्यूमेरिकल है। इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल आपको कल तक नहीं कराया गया। जैसे न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना आपको करनी है। आपको याद होगा हम आपको पढ़ाकर आए थे वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण का गमन पथ, और वह पथ आता था परवलयाकार। कब? अगर कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, जो स्थिति यहाँ आपको न्यूमेरिकल में दी गई है। आपको यह भी बताया गया था अगर कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस समय उसका पथ सरल रेखीय होता है। वो या तो क्षेत्र की दिशा में होगा या क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अर्थात उस स्थिति में कण अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होता। लेकिन जब कण लंबवत प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाता है। तो देखिए मैंने दोबारा आपको ये न्यूमेरिकल चित्र की सहायता से ही समझाया है। आप अगर इस चित्र को देखेंगे तो आपको पीछे का आर्टिकल एकदम याद आ गया होगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग आपको दिया है 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। वैद्युत क्षेत्र दिया गया है आपको E 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। कहा गया है वैद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में, क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में, अर्थात x बराबर, अर्थात क्षैतिज दिशा में इसका विस्थापन कितना हो गया x 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻² मीटर या 10⁻⁻1 मीटर। इतनी दूरी क्षैतिज दिशा में चलने में आपको पता है जब कोई कण वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो क्षैतिज दिशा में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में कोई बल कार्य करेगा, जिसकी वजह से यह अपने मार्ग से विक्षेपित होता चला जाएगा। तो वही विक्षेप आपको कितना दिया गया है 3.4 मिलीमीटर, यानी 3.4 × 10⁻³ मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। किसी भी कण का विशिष्ट आवेश वास्तव में क्या होता है? विशिष्ट आवेश होता है Q/m, आवेश बटे द्रव्यमान, अर्थात एकांक द्रव्यमान का आवेश ही उस कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए यहाँ Q की जगह E भी रख सकते हैं। तो अर्थात आपको निकालना है Q/m या E/m। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गतिमान कण का विक्षेप y बराबर, अगर आपको सूत्र ध्यान हो तो सीधे सीधे हमने फॉर्मूला लगाया है QE/2mv² × x²। इस सूत्र से हम Q/m का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2yv² E × x²। देखिए सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा सवाल है। सब चीज के मान आपको दे रखे हैं। y का मान आपको यहाँ दिया गया है, x का मान आपको यहाँ दिया गया है, v का मान आपको यहाँ दिया गया है और e का मान दिया गया है। इस सूत्र में जो 4 भौतिक राशियां हमें दी गई हैं, चारों के मान हमारे पास है। तो सीधे सीधे हम इनके मान लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में प्राप्त होता है 1.7 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम।
वास्तव में इलेक्ट्रॉन के लिए जो विशिष्ट आवेश का बिल्कुल यथावत मान है वो है 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। हालांकि न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत वेरिएशन आंसर में आ जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट राशियां हम प्रयोग नहीं करते। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए आप अगले सवाल में देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखने की बात आई है, 9.0 गुणा 10⁻−31 हमने रखा है। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो एग्जैक्ट द्रव्यमान है वो है 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। तो कभी कभी हम अपनी सुविधा की दृष्टि से सरल मान रख लेते हैं, जैसे हमने 9.1 गुणा 10⁻31 ना रखकर 9.0 गुणा 10⁻31 किलोग्राम रख रखा। वास्तव में आपको न्यूमेरिकल में मान कौन से रखने हैं? कुछ जो स्थिर भौतिक राशियां हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका है, उनके मान आपको क्वेश्चन पेपर के शुरू में या बिल्कुल आखिर में दिए गए होंगे या क्वेश्चन के साथ ही दिए गए होंगे। हम वही मान प्रयोग करेंगे, हम अपने इच्छा से मान प्रयोग नहीं करेंगे। हम अपनी इच्छा से मान तभी प्रयोग कर सकते हैं जब ये मान हमें पेपर में ना दिए गए हों। अगर पेपर में आपको यहाँ 9.0 की जगह 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम दिया गया है, तो हम उतना ही मान यहाँ पर रखेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आंसर में थोड़ा सा हमारे वेरिएशन आ रहा है। जो एग्जैक्ट आंसर है 1.76 वो ना आकर हमारा आंसर आ रहा है 1.7 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आधारित है वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेशित कण के स्थायी संतुलन के ऊपर। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया आपको। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल कार्य करता है। तो आपसे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र E क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगा वैद्युत बल किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के भार के। वैद्युत बल कितना होता है आप सभी को पता है, QE, और भार होता है कितना? mg। तो यहां से हमें E निकालना है, तो E बराबर आ गया बेटा mg/q। तो यहां क्वेश्चन में आपको कोई मान नहीं दे रखा, इसलिए हमने आपको बताया अपनी सुविधा के अनुसार मान रखे हैं। 9.0 गुणा 10⁻31, G का मान 9.8 भी होता है, 10 भी, लेकिन हमने यहाँ 9.8 लगा लिया है। 9.8 बटे 1.6 गुणा 10⁻19, दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो चुका है। 9 और 49 की गुणा करके आ गया 441 बटे 8, और हमने घातों को बिल्कुल अलग कर लिया 10⁻12, और उसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है 55.1 गुणा 10⁻12 वोल्ट प्रति मीटर। न्यूमेरिकल में आंसर में मात्रक भी जरूर लिख के आए। आपको पहले भी बताया था, दोबारा इस बात को रिमाइंड कर रहा हूं, मात्रक नहीं लिख के आएंगे तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आपके अंक कट जाएंगे। मात्रक बहुत सरल होते हैं, उन्हें याद कीजिए, और अगर आपको सूत्र याद हो चुका है तो आप सूत्र की सहायता से मात्रक स्वयं भी बना सकते हैं। याद करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन की भांति, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए क्या 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की बूंद वायु में स्वतंत्र रूप से लटकी है। स्वतंत्र रूप से लटकने का मतलब यह है कि वो स्थायी संतुलन की स्थिति में है, अर्थात उस पर जो भी परिणामी बल कार्य कर रहे हैं उनका परिणामी क्या है? शून्य है। आप सभी को पता है जब कोई भी वस्तु हवा में गति करती है या स्वतंत्र रूप से लटकती है तो उस पर उसका भार सदैव नीचे की ओर कार्यरत रहता है। तो हमें परिणामी बल शून्य करने के लिए उसके विपरीत दिशा में उस पर कोई ना कोई बल लगाना पड़ता है, और जब बात वैद्युत क्षेत्र की आती है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? भार के विपरीत वैद्युत बल कार्य करेगा। और ये फॉर्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं, QE बराबर mg। तो स्थायी संतुलन की अवस्था में बूंद का भार बराबर बूंद पर लगा वैद्युत बल। यहां हमें गणना करनी है बूंद के आवेश की। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले में mg बराबर QE, तो यहां से Q का मान आ गया आपका mg बटे E। m होता है कण का द्रव्यमान, लेकिन यहाँ आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी द्रव्यमान नहीं दिया गया है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व गुणा G बटे E, और यह है बूंद। तो बूंद का आयतन, जाहिर सी बात है बूंद होती है गोलाकार, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, घनत्व रो गुणा G बटे E,
4 पाई का मान रखिए हमने, आर का मान है हमारे पास 10 की घात -6 मीटर, इसकी घात 3, घनत्व चूंकि यहां पर बूंद पानी की है, आप जानते हैं सभी पानी का घनत्व बिल्कुल निश्चित है, 1 × 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आप चाहें तो क्वेश्चन में इसको पहले से आप लिख भी सकते हैं, जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है अगर वो नहीं दी गई हैं और हमें पता है तो हम पहले से पहले अपने पास उन चीजों का मान लिख सकते हैं। 1 × 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। जी का मान 9.8, ये 3 यहां पर नीचे ले लिया है और ई का मान आ गया आपका 500। सब चीजों से गुणा भाग करके घातों को अलग करके हमने अपने उत्तर की गणना कर ली है 8.2 × 10 की घात -17 कूलम। तो अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल किए आपने सब में देखा होगा, आवश्यक बिंदु क्या है, यही है कि क्या हमें दे रखा है, क्या हमें निकालना है और उससे रिलेटेड हमें सूत्र क्या लगाना है। सीधे सीधे सूत्र में मान रखेंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। चंद ही न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हटके होते हैं, जिनमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं या कुछ अतिरिक्त सूत्र लगाने पड़ते हैं। जैसे आगे आने वाले 1 या 2 न्यूमेरिकल मैं आपको इसी प्रकार के कराऊंगा, थोड़े से लेंथी न्यूमेरिकल हैं, तो देखिए चलते हैं आगे। पोस्ट करिए, पोस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। 2 आवेश समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा गया है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कहा है, 2 समान आवेश प्लस q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। तो ये 2 आवेश प्लस q एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 2a दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रख दिया गया है, यानी इस आवेश से उसकी दूरी हो गई a और इस आवेश से इसकी दूरी हो गई a। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए यहां पर अगर हम क्वेश्चन को प्रारंभ से पढ़ें और ध्यान से समझें तो यहां पर 3 निकाय बन रहे हैं। देखिए कैसे, माना हमने शुरू में ये 2q आवेश नहीं रखा, क्योंकि हमें प्रारंभ में क्या दिया है, 2 समान आवेश प्लस q 2a दूरी पर रखे गए हैं, तो इन दोनों से मिलकर एक निकाय बन गया और इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r। तो ये आ गई इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब हमने इसके मध्य में -2q आवेश और रख दिया तो अब ये 2 निकाय हमारे सामने और आ गए, एक निकाय ये और एक निकाय ये। तो अब हम इन दोनों निकायों की भी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे, अर्थात कुल मिलाकर ये चित्र में 3 निकाय आपके सामने हैं, एक ये निकाय, एक ये निकाय और एक इन दोनों से मिलकर बना निकाय। इस निकाय की ऊर्जा हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब इन दोनों निकायों की ऊर्जा हमें निकालनी है और आपस में उनका बीजगणितीय योग करना है। तो निकालते हैं, 1/4πε0 q1 q2 बटे r मीन्स q इंटू -2q बटे a। इसी तरह इसकी ऊर्जा निकालेगी 1/4πε0 q1 q2 बटे r अर्थात 1/4πε0 -2q इंटू q बटे a। तो अब इन तीनों का आंसर बस सॉल्व करना है हमें। 1/4πε0 q²/2a -1/4πε0 -2q²/a -1/4πε0 2q²/a। अब यहां से 1/4πε0 और q² हमने कॉमन ले लिया, यहां पर जो बचा उसमें से 2a लघुत्तम ले लिया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आंसर आपका आ गया -1/4πε0 7q²/2a मात्रक। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बस इसमें समझने की यही बात है कि यहाँ पर 2 निकाय नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर निकाय बन रहे हैं 3। अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, वो इन्हें 2 निकाय समझकर गणना कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि पहले से यहाँ जो 2 आवेश रखे हैं वो भी मिलकर एक निकाय बनाएंगे। तो कुल 3 निकाय हैं, तीनों की हमें सिंपल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और उसका बीजगणितीय योग करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन। +1 × 10⁻⁶ कूलाम व -1 × 10⁻⁶ कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। देखिए कल भी इस तरह का आपको क्वेश्चन कराया था,
यहां तो बराबर और विपरीत आवेश है, तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। अर्थात यहां जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वो द्विध्रुव से संबंधित फॉर्मूला लगाएंगे। आगे स्पष्ट दे ही रखा है, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन, हमें द्विध्रुव का आवेश दे रखा है Q 1 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम, परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं ये दोनों आवेश। अर्थात ये हमें क्या दे रखी है, द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 गुणा 10⁻² मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है 1 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। जो मुख्य यहां बात दी गई है समझने की है स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन की अवस्था कौन सी होती है? स्थायी संतुलन की अवस्था में वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण होता है 0 डिग्री। अर्थात द्विध्रुव इस प्रकार रखा जाएगा कि वेक्टर P और वेक्टर E एक ही दिशा में। अगर दोनों की दिशा बिल्कुल विपरीत हो अर्थात कोण हो 180 डिग्री, तो वह कहलाती है आपकी अस्थायी संतुलन की अवस्था। यह आपको पहले भी चैप्टर नंबर 1 में बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है। तो स्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा 0। तो द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सीधे सीधे हम सूत्र लगाएंगे -P cos थीटा। परंतु P हमें यहाँ नहीं दिया गया, कल भी एक ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको बताया था। जब P नहीं दिया गया तो P की जगह हम रखते हैं Q × 12, क्योंकि यहाँ हमें दोनों चीज दी गई है QB और 12B। अब सीधे सीधे सब चीजों का मान लगाएंगे, सारी भौतिक राशियों का मान रखेंगे और उत्तर आपके सामने -2 गुणा 10⁻³ जूल। एक और क्वेश्चन आपके सामने, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन टिपिकल है नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। 1 ग्राम द्रव्यमान का एक धन आवेशित कण 40 सेंटीमीटर लंबे धागे द्वारा 4 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के क्षैतिज वैद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार एक दीवार के सहारे लटकाया गया है। संतुलन की स्थिति में कण दीवार से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए एक 40 सेंटीमीटर लंबे धागे से, ये चित्र आपको क्वेश्चन में दिया गया है बना बनाया, 40 सेंटीमीटर लंबे धागे से एक कण, देखिए मैं इसमें कुछ चीजें मिटा रहा हूं, ये आपको बाद में समझाऊंगा। ये आपको इतना चित्र दिया गया है, 40 सेंटीमीटर लंबे धागे से एक कण दीवार से इस प्रकार लटकाया गया है कि जब यह कण संतुलन की अवस्था में होता है, यहां वैद्युत क्षेत्र क्षैतिज दिया गया है आपको, तो वैद्युत क्षेत्र क्षैतिज है तो जाहिर सी बात है वैद्युत बल भी क्षैतिज दिशा में लगेगा। भार हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर ही कार्य करता है, आप सभी को पता है, और यह दिखाया गया है डोरी का तनाव। स्थायी संतुलन की अवस्था में यह दीवार से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस कण का आवेश आपको ज्ञात करना है। देखिए आवेश ज्ञात करने के लिए स्थायी संतुलन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर कितने बल कार्य कर रहे होंगे। तो देखिए कितने बल कार्य कर रहे हैं, 2 तो आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है, और एक तीसरा डोरी का तनाव T, वैद्युत बल F और भार mg। अब हम क्या करेंगे, इस तनाव को हम इसके घटकों में तोड़ लेते हैं। देखिए ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा थीटा, आप भी देख रहे हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखाएं हैं, तो ये आपके एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे। तो यहां पर ये घटक हो जाएगा T cos थीटा और ये घटक हो जाएगा आपका T sin थीटा। अब देखिए स्थायी संतुलन की अवस्था में ये बल इसको संतुलित कर लेगा और ये बल इसको संतुलित कर लेगा, अर्थात T sin थीटा बराबर किसके हो जाएगा F के, और F बराबर कितना होता है आपको बताइए, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगा बल कितना होता है, F बराबर Q, और T cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा mg। दोनों समीकरणों को आपस में भाग करते हैं तो T से T कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा यानी कि आ गया tan थीटा बराबर किसके QE बटे mg के। तो इस सूत्र से यहां से Q बराबर आ जाएगा tan थीटा इंटू mg बटे E। तो tan थीटा का मान आप निकालेंगे चित्र से, tan थीटा बराबर किसके होता है, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब बटे आधार, और आधार हमारे पास नहीं है तो कर्ण हमारे पास है और लंब हमारे पास है, तो यहां से निकालेंगे हम ये
पाइथागोरस थ्योरम से 40 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा ये 1024 का वर्गमूल, और 1024 का वर्गमूल होता है 32, यानी आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। तो यहां हम सबके मान रख देंगे। तो टेन थीटा में निकालना है, टेन थीटा यहां से आ गया 24/32। एम आपको दे रखा है 1 × 10⁻³ जी का मान हमने अपनी सुविधा के लिए लगा लिया 10, 9.8 लगाना चाहें आप 9.8 भी लगा सकते हैं, और ई का मान है 4 × 10⁴, और सबको हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया आपका 15/8 × 10⁻⁻7 बराबर 1.87 × 10⁻⁻7 कूलम। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां 10 से भाग कर दिया हमने, और यहां हमने 10 से गुणा कर दिया, तो यह आ जाएगा 0.187 × 10⁻⁻6 कूलम, या 0.187 माइक्रो कूलम। तो आप अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, और अगर इसको आप थोड़ा सा और आगे हल करना चाहते हैं तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं। आशा है आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी, आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में एक या दो जो भी और अच्छे न्यूमेरिकल है वो आपको कराते हैं, उसके बाद इस सेशन को अपने समाप्त करेंगे, अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल आज के सेशन का हमारा चैप्टर का भी। क्यू आवेश को ए व बी त्रिज्या वाले दो संकेंद्री खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया गया है कि इनके तलीय, अर्थात तलीय का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर हैं। तो इन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर, इन दोनों गोलों का ये उभयनिष्ठ केंद्र है O, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर एक गोला हमने मान लिया स्मॉल a त्रिज्या का, दूसरा गोला हमने मान लिया स्मॉल b त्रिज्या का। हमने जब इन्हें q आवेश दिया तो वो इस प्रकार दिया कि माना उस q आवेश में से q1 भाग इस अंदर वाले गोले पर फैल गया और शेष q2 भाग इस बाहर वाले गोले पर फैल गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कुल आवेश q है वो q1 और q2 दो हिस्सों में बंटकर दोनों गोलों पर अलग अलग फैल गया, अर्थात q बराबर कितना हो जाएगा q1 + q2। और ये किस प्रकार फैला? ये इस प्रकार फैला कि आपको बताया गया है तलीय अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर है, यानी कि σ1 बराबर किसके है? σ2 के। आप सभी को पता है सिग्मा बराबर होता है q/a के, तो σ1 बराबर q1/a1 और σ2 बराबर q2/a2। a क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जिस पर q1 आवेश है 4πa², इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जिस पर q2 आवेश है 4πb²। तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो ये q1 का मान हमने q2 के पदों में निकाल लिया q2a²/b²। इस मान को उठा के हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, और यहां से हमने ये समीकरण q2 के मान के लिए सॉल्व कर ली, और q2 का मान आ गया b²/a² + b² q। जिस तरह हमने q2 का मान q के पदों में निकाल लिया, अब हम इन दोनों समीकरणों की मदद से q2 का मान हम यहां रख देंगे और q1 का मान भी हम q के पदों में निकाल लेंगे। तो q1 का मान आ गया a²/a² + b² q। ठीक, अब दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव v बराबर कितना है हमारे पास? v1 + v2। देखिए हम बिल्कुल ये मान सकते हैं साधारण कि O केंद्र या O बिंदु से स्मॉल a दूरी पर कितना आवेश रखा है? q1, और O से ही b दूरी पर कितना आवेश रखा है? q2। तो हमें दो आवेशों के कारण बिंदुओं पर वैद्युत विभव निकालना है, बिल्कुल साधारण। तो हमने दोनों के कारण निकाल लिया, 1/4πε0 q1 बटे बिंदु O से q1 आवेश की दूरी है, और प्लस 1/4πε0 q2 और बिंदु O से इस q2 आवेश की दूरी b। अब हम इस समीकरण में समीकरण 3 और 4 से q1 और q2 के मान रख देंगे, और q1 और q2 के मान रखने के बाद हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4πε0 q a + b/a² + b²। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर आप देखें तो टेक्निकल पॉइंट यहाँ है कि यहाँ q1 और q2 का दोनों का मान हमें q के पदों में निकालना है।
आगे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरल है कि बिंदु O से A दूरी पर एक आवेश रखा है Q1 और बिंदु O से B दूरी पर एक आवेश रखा है Q2 और दोनों के कारण हमें बिंदु O पर विभव ज्ञात करने हैं V1 प्लस V2 और उनका बीजगणित के योग करने हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर दो गोलों की जगह तीन संकेंद्री गोले दिए गए हैं A, B और C। ये गोला A है, ये गोला B है और ये गोला C है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः आपको दी गई है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c और इस प्रकार दी गई है कि A गोला सबसे छोटा, A त्रिज्या का गोला सबसे छोटा, B त्रिज्या का गोला उससे बड़ा और C त्रिज्या का गोला सबसे बड़ा है। इन पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्रमशः दिए गए हैं सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। इन्हें मैंने मान लिया है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा, सिग्मा 2 बराबर माइनस सिग्मा और सिग्मा 3 बराबर फिर प्लस सिग्मा। आपको इन तीनों गोलीय कोशों A, B व C के विभव ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। माना अंदर वाले गोले पर आवेश है Q1, इस बाहर वाले गोले पर आवेश है Q2 और इस बाहर वाले गोले पर आवेश है Q3। तो जब हम बिंदु O पर नहीं, मतलब गोले A पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे, तो A पर वैद्युत विभव निकालने के लिए देखिए इस पर अपना आवेश है Q1 और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक न्यूमेरिकल में कि किसी भी गोले को जो आवेश दिया जाता है वो उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, परंतु वो व्यवहार ऐसे करता है जैसे सारा का सारा इसके केंद्र पर रखा हो। तो यहां इस गोले पर आवेश फैला हुआ है Q1, इस पर फैला हुआ है Q2 और इस पर फैला हुआ है Q3। अर्थात आप ये मान सकते हैं कि बिंदु O से A दूरी पर आवेश रखा है Q1, B दूरी पर आवेश रखा है Q2 और C दूरी पर आवेश रखा है Q3। तो बिंदु O से तीन अलग अलग दूरियों पर तीन आवेश रखे हैं, तो हम इन तीनों की वजह से बिंदु O पर विभव निकाल देंगे। वही गोले A के पृष्ठ पर विभव आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यह भी ज्ञात है कि जितना किसी गोले के पृष्ठ पर विभव होता है उतना ही उसके भीतर प्रत्येक स्थान पर होता है, अर्थात बिंदु O पर भी उतना ही विभव होगा। तो हम सीधे सीधे क्या करें, बिंदु O पर इन तीनों अलग अलग आवेशों के कारण विभव निकाल दें जो इससे क्रमशः A, B व C दूरी पर रखे हैं। तो जितना विभव इसके केंद्र पर आएगा उतना ही इसके पृष्ठ पर। तो निकालते हैं। देखिए Q1 आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन A, Q2 आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन B और Q3 आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन C। अब हम सभी जानते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर हो गया सिग्मा इंटू A। तो यहाँ Q1 की जगह हम रख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू A1, Q2 की जगह रख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू A2 और Q3 की जगह रख सकते हैं सिग्मा 3 इंटू A3। सिग्मा 1 का मान सिग्मा A1, इस अंदर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई A स्क्वायर, सिग्मा 2 का मान माइनस सिग्मा, तो ये प्लस और माइनस यहां पर आ गया माइनस। अब इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई B स्क्वायर, सिग्मा 3 का मान सिग्मा और अब इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई C स्क्वायर। तो C से स्क्वायर कैंसिल हो गया, B से इसी तरह स्क्वायर कैंसिल हो गया, A से इसी तरह ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से 4 पाई कॉमन आके 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सिग्मा भी हमारा कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, जब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो यहां बचा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कॉमन आ गया तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C। तो ये आ गया आपका गोले A का विभव। अब इसी तरह हम निकालते हैं गोले B का विभव और गोले C का विभव। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम निकालेंगे गोले B का विभव VB। तो देखिए इसमें और गोले A के विभव में क्या अंतर है। यहां अगर हम बिंदु O की बात करें तो बिंदु O से ये जो Q1 आवेश था ये A दूरी पर रखा था, अर्थात ये बिंदु O इस गोले के भीतर है, गोला A गोले B के भीतर है और गोला B और A दोनों गोले C के भीतर है। तो अगर हम अब B के विभव की बात करेंगे तो इस गोले के लिए केवल एक आवेश इससे बाहर है Q3, Q2 आवेश इसके पृष्ठ पर है और
आप सभी को पता है कि किसी भी गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत होता है, तो इसलिए अब हम यहां पर आवेश तो Q1 लेंगे, लेकिन हम यहां दूरी A नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम बिंदु O की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोले B की। हमें निकालना है इसके पृष्ठ पर, तो जब इसके पृष्ठ पर निकालना है तो इसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव कांस्टेंट होगा, तो इसलिए अब हम गोले B के लिए गोले A की त्रिज्या का कोई उपयोग नहीं करेंगे। तो यहां अगर हम देखिए, आप सीधे इस सूत्र से निकाल रहे हैं 1/4πε0 सिग्मा 1 A1/A के स्थान पर हम रखेंगे B। आगे वैसे ही करेंगे सिग्मा 2 A2/B प्लस सिग्मा 3 A3/C। क्यों? क्योंकि अब ये गोला जो C है, यानी जो Q3 आवेश है, वो अभी भी गोले B के बाहर है, तो इसलिए यहां पर हम तीसरे गोले की त्रिज्या लेंगे C, लेकिन गोले A और गोले B दोनों के लिए केवल B की त्रिज्या ही ली जाएगी। तो सिग्मा 1 कितना है आपके पास? सिग्मा, इतने हिस्से का पृष्ठ घनत्व है हमारे पास 4πa²/b। सिग्मा 2 हमारे पास है माइनस सिग्मा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 4πb²/b, और सिग्मा 4πc²/c। तो b से वही स्क्वायर कट गया, c से स्क्वायर कट गया, 4π कॉमन आके 4π कट गया, तो ये बचा सिग्मा/ε0 a²/b माइनस b प्लस। अब इसी तरह अगर कोश C की बात करें तो कोश C के अंदर प्रत्येक स्थान पर विभव नियत होगा, तो इसलिए अब अगर हम गोलीय कोश C के पृष्ठ पर विभव निकाल रहे हैं तो ना तो यहां B की त्रिज्या से हमें कोई लेना देना है, ना ही A की त्रिज्या से कोई हमें लेना देना है। क्यों? C के अंदर प्रत्येक स्थान पर विभव नियत होगा। अगर आपको ध्यान हो, ये फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R। गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत विभव या उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव नियत होता है, और यह इतना होता है जहां R क्या है? गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। तो इसीलिए जब हमने पृष्ठ B की बात ली तो पृष्ठ B पर विभव निकालने के लिए हमने इसके बाहर के स्थान में तो बाहर वाले आवेश की दूरी कंसीडर की C, लेकिन इसके अंदर प्रत्येक स्थान पर और इसके पृष्ठ पर केवल हम इसी की त्रिज्या लेंगे, अर्थात हमने दोनों जगह ली B। बात गोले A की करें तो गोले के अंदर कोई गोला नहीं है, बल्कि ये दोनों गोले गोले A के बाहर हैं, तो इसलिए हमने गोले A की त्रिज्या A और गोले A के जो बाहर B दूरी पर आवेश रखा है उसके लिए दूरी ली B, और C दूरी पर जो आवेश रखा है उसके लिए दूरी ली C। लेकिन अब हम जब बात कर रहे हैं C की, तो C के भीतर जैसे अभी आपको बताया प्रत्येक स्थान पर विभव नियत होगा, तो इसके पृष्ठ पर निकालने के लिए इसकी त्रिज्या लेंगे, और इसके अंदर के स्थानों पर भी किसी बिंदु पर निकालने के लिए हम विभव अंदर नियत होने के कारण इसी की त्रिज्या का प्रयोग करेंगे। यहाँ A और B किसी की त्रिज्या का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया सिग्मा 1 A1/C, सिग्मा 2 A2/C और सिग्मा 3 A3/C। ठीक, तो सबका मान रख दिया सिग्मा 4πa²। अब यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जो सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है ये इतने स्थान का है, तो हम इतने ही स्थान का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी स्थान का लेंगे, लेकिन बात जब त्रिज्या की आती है तो त्रिज्या हम गोले C की ही लेंगे। माइनस सिग्मा इंटू 4πb² प्लस सिग्मा 4πc², तो C से स्क्वायर कट गया, 4π से कैंसिल होके कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? वही सिग्मा/ε0 a²/c माइनस b²/c प्लस c। यहां पर हम चाहें तो इसका लघुत्तम भी ले सकते हैं, वरना हम यहीं पर आंसर छोड़। अब देखिए यहां पर एक चीज और हमें दी है, यदि कोश A व B के विभव बराबर हो तो हम इन दोनों के विभव बराबर रख देंगे VA और VC। तो देखिए VA का मान कितना था? सिग्मा/ε0 a माइनस b प्लस c, और इसका मान है सिग्मा/ε0 a² माइनस b²/c प्लस c। देखिए सिग्मा/ε0 से सिग्मा/ε0 कट गया, ये हो गया a माइनस b प्लस c, ये हो गया a² माइनस b²/c प्लस c। तो देखिए c से c कैंसिल हो गया, इधर बचा a माइनस b, इधर बचा a² माइनस b²/c। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b/c। तो a माइनस b से a माइनस b एक बार कट गया, टेढ़ी गुणा हो गई, तो a प्लस b बराबर c। तो ये तीनों गोलों की त्रिज्याओं में एक संबंध आ गया
क्या संबंध आ रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है कि इन दोनों गोलों की त्रिज्या मिलाकर इस तीसरे गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल सेशन भी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आशा करता हूं आप सभी को जितने भी न्यूमेरिकल कराए वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।